अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल सेकेंड ईयर क्लास से। ठीक है जी। ये मॉडल 1954 में एच हैग्सले एंड ए एफ हैग्सले और उनके कुलीग्स ने दिया था। ठीक है जी। अब ये मॉडल जो है, ये मॉडल बताता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल जो होते हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या मिलती है जी? मूवमेंट मिलती है। अब ये मॉडल मसल की कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म बताता है कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। अब इस मॉडल के नेम पे थोड़ा फोकस करें कि ये है जी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। मीन क्या है कि कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है जी। अब वो फिलामेंट कहाँ पर हैं? वो फिलामेंट मसल्स के अंदर होते हैं। ठीक है जी। कहाँ पर होते हैं? फिलामेंट मसल के अंदर होते हैं और वो फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है जी। और उस स्लाइड से कंट्रैक्शन होती है। ठीक है जी। मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे मूवमेंट मिलती है। यानी कि कैसे स्लाइडिंग होती है? समझ लें कि ये दो जो हैं वो फिलामेंट है मसल के अंदर। ठीक है जी। अब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे। ठीक है जी। और उस स्लाइड करने से कंट्रैक्शन होगी। ठीक है जी। और उस कंट्रैक्शन से क्या मिलती है जी? मूवमेंट मिलती है। ठीक है जी। अब ये इस मूवमेंट या इस कंट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म क्या है, ये कंट्रैक्शन कैसे होती है, इससे पहले हमें फिलामेंट्स के बारे में जान लेना चाहिए कि ये फिलामेंट्स कैसे होते हैं, इनको स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ पर होते हैं मसल के अंदर। ठीक है जी। तो ये डायग्राम मैंने ड्रा कर रखी है यहाँ पर जी। सबसे पहले क्या होता है जी, हमारे जो मसल होते हैं स्केलेटल मसल, वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन। ठीक है जी। ये जो रेड कलर से मैंने ड्रा कर रखा है ये क्या है जी? मसल है। अब ये जो मसल होते हैं स्केलेटल मसल, मोस्टली इनकी शेप ऐसे होती है जैसे बॉक्स इन द बॉक्स इन द बॉक्स। एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा है, फिर उसके अंदर तीसरा है। वैसे इसकी पूरी डिटेल जो है मैंने लास्ट वीडियो, जो इस वीडियो से पहले मैंने बना रखी है और अपलोड भी की हुई है चैनल पे, उसमें बता दी थी मैंने, लेकिन दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये क्या होता है जी? ये मसल है, इसको मैंने इधर बाहर जो है वो दोबारा से बना लिया है। अब एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है जी? मसल बंडल है। सॉरी, एक मसल के अंदर क्या होते हैं जी? बहुत सारे मसल बंडल होते हैं। उनमें से एक मसल बंडल को हमने यहाँ पर ये ड्रा कर रखा है। और मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। ठीक है जी। ये क्या है जी? मसल फाइबर हैं। और एक मसल फाइबर को हमने आउटसाइड ड्रा कर रखा है। तो एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं। उनमें से एक मायोफिब्रिल को हमने यहाँ पर क्या है जी? बाहर ड्रा कर रखा है। तो मायोफिब्रिल के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट होते हैं। ठीक है जी। जिन फिलामेंट की हम बात कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। अब ये जो मायोफिलामेंट हैं ये दो तरह के होते हैं। इनमें से कुछ मायोफिलामेंट जो है वो थिक होते हैं। ठीक है जी। और कुछ जो होते हैं वो थिन होते हैं। थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। ठीक है जी। थिक और थिन फिलामेंट। तो ये हैं जी फिलामेंट जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि एक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और उससे मूवमेंट मिलती है। ठीक है जी। मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट। और वो फिलामेंट कितनी टाइप्स के हैं जी? टू टाइप्स के, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। ठीक है जी। ये फिलामेंट्स हैं और इनका इस तरह से अरेंजमेंट होता है। आइए अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ये देखें जी, ये जो है थिक और थिन फिलामेंट को मैंने यहाँ पर दोबारा से जो है वो ड्रा कर लिया है।
अब इन फिलामेंट के अंदर कुछ बैंड बनते हैं और कुछ जोन बनते हैं, ठीक है जी, कुछ ख़ास इलाके होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको जो है वो रेड से शो हो रहा है, ये इलाका, ये इसको मैं थोड़ा जो है वो और ये वाला इलाका जिसके अंदर सारा जो है वो थिक फिलामेंट है, जो ब्लैक्स मैंने ड्रा कर रखा है, थिक फिलामेंट है और थोड़ा सा थिन फिलामेंट है। ये देखें, थिन फिलामेंट के थोड़े सिरे जो हैं वो इसके अंदर इंटर हुए हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन है ए बैंड। जबकि जो दूसरा दूसरा पोर्शन है जिसके अंदर ये सारे जो हैं थिन फिलामेंट हैं और अंदर ये एक जिगजैग लाइन नज़र आ रही है जो कि जेड लाइन होती है, ठीक है जी। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर थिन फिलामेंट है, इसको कहते हैं आई बैंड, ठीक है जी। अगर यहाँ से सही वाजे जो है वो नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लें कि ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर ये सारे जो है थिक फिलामेंट है और थोड़े से इधर से ये थिन फिलामेंट भी इंटर हुए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये सारा क्या होता है, आई ए बैंड होता है और जिसमें सारे थिन फिलामेंट है और अंदर एक जिगजैग लाइन है उनके बीच में, ये क्या है, आई बैंड है। अब होता क्या है कि ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट भी होते हैं और थिन भी होते हैं और थिन थोड़े से होते हैं। तो एक वो जोन बन जाता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर ये वाला जो है थोड़े से थिन फिलामेंट इंटर हुए हुए हैं, इनको अगर हम बाहर निकाल देंगे और इधर एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है जी, यहाँ पर, ठीक है जी, तो इधर से भी तो थिन फिलामेंट थोड़े से इंटर होते हैं, ठीक है जी। तो उनको छोड़ करके थिक फिलामेंट वाली जो जोन बन जाता है ए बैंड के अंदर, इसको कहते हैं हम एच जोन, ठीक है जी। अब इसकी समझ आ गई हो तो हम चलते हैं कि जब ये फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो तब होता क्या है। अब होता क्या है कि ये फिलामेंट थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले बताया या ऐसे कह लें कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है जी। उस स्लाइड से होता क्या है, उस स्लाइड से ये जो मोस्टली जो एच जोन होता है ये डिसअपेयर हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है और ये दो जेड लाइन जो हैं आई बैंड के दरमियान में, ये कम क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, कम क्लोज हो जाती हैं। वो कैसे, जहाँ से ये नीचे जो है वो मैंने ड्रा कर रखा है कि यहाँ पर देखें, अब जेड लाइन जो थी वो दूर दूर थी, उनके दरमियान में फासला ज़्यादा था, मगर जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब ये देखें, ये जो नीचे थिन फिलामेंट हैं ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आ गए हैं, ठीक है। इनके नज़दीक आने की वजह से यहाँ की बीच के अंदर जो एच जोन था, ये जो मैंने ब्लैक से ड्रा कर रखा था, वो डिसअपेयर हो गया है, वो ख़त्म हो गया है और जेड लाइन का फासला भी कम हो गया है, ठीक है जी। अब इसको मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ऐसे होगा कि जैसे ये समझ लें, ये अब ये कह लें कि मेरे जो है वो जो है वो नेल की जो जगह है उसको आप समझ लें कि ये दोनों नेल की जो जगह है ये है एच जोन, ठीक है जी। या इसको कह लें कि ये ए बैंड है, ठीक है जी। अब इसके दरमियान में मैंने ये जो स्पेस छोड़ी हुई है, खाली जगह छोड़ी हुई है, इसको समझ लें ये एच जोन है, ठीक है जी। और बाकी जो है उसको मैं ऐसे कह लेता हूँ जी, ठीक है जी। अब ये देखें, ठीक है जी, ये क्या है जी, मेरे नेल की जगह क्या है जी, कह लें कि ए बैंड है, उनके दरमियान में जो फासला है, ये जो मैंने ये खाली छोड़ा हुआ है ये वाला, ये समझ लें कि ये वाला वैसे अब खाली नहीं है, ये अब समझें, ये जो खाली जगह है ये समझ लें कि एच जोन है, ठीक है जी, स्पेस है जो दरमियान में। और नेल वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक और इधर ये लेकर ये नेल वाली जगह जो है ये कह लें कि ए बैंड है और उनके दरमियान में खाली जगह जो है वो एच जोन है। अब होता क्या है, इधर जो दो मैंने पेंसिलें रखी हुई हैं ये समझ लें कि ये दोनों जेड लाइन है। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है जी, तो जो दरमियान में मैंने स्पेस छोड़ी हुई थी जिसको मैंने एज जोन कहा है, जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गए हैं तो अब देखें कहाँ पर है वो एज जोन, वो तो ख़त्म हो गई। इसी तरह जब मसल एक दूसरे के अब स्लाइड करते हैं तो एच जोन ख़त्म हो जाती है और जो जेड लाइन होती हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, ठीक है जी। तो तब पता चल जाता है कि मसल ने क्या कर लिया है जी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो चुके हैं, ठीक है जी।
तो फिलामेंट स्लाइड होते हैं तो कौन से दो काम होते हैं जी? एक तो होता है जी जेड लाइन कम क्लोजर, जेड लाइन एक दूसरे के नज़दीक जाती हैं, और दूसरा में क्या होता है जी एच जोन, एच जोन जो होता है डिसअपेयर, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, ये दो काम होते हैं जब स्लाइड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो फिलामेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है जी, होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें, इतना तो हमने पढ़ लिया कि फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और उससे उनकी जेड लाइन जो होती हैं वो नज़दीक आ जाती हैं। ठीक है जी, और उनके जो एच जोन है वो ख़त्म हो जाता है। मगर ये फिलामेंट का मैकेनिज़्म क्या है, ये स्लाइड एक दूसरे के ऊपर कैसे फिलामेंट कर लेती हैं? ठीक है जी, उसको जानने के लिए ये टॉपिक हम पढ़ते हैं कि हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल। तो फिलामेंट जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करते हैं बाय फॉर्मिंग अ ब्रिज। एक ब्रिज बनती है उन फिलामेंट के दरमियान। ठीक है जी, उस ब्रिज को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं जी? क्रॉस ब्रिज। ठीक है जी, जब रेस्ट होती है, एट रेस्ट, मसल जब रेस्ट कर रहा होता है तो तब ये ब्रिजेस नहीं बनती। ठीक है, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है तब ब्रिजेस बनती हैं। ठीक है जी, ब्रिजेस कैसे बनती हैं इसको देखने के लिए हमें वही दोबारा से फिलामेंट देखने होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाइए। मैंने क्या कहा था जी, दो तरह के फिलामेंट हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। ठीक है जी, अब होता क्या है, ब्रिजेस कैसे बनती हैं ये ज़रा देखें। ये जो थिक फिलामेंट हैं ये सिर्फ एक प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, और स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह से है कि दो चेन्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन की, उनके ऊपर टेल होती है और उसका एक ये हेड है। ठीक है जी, ये हेड है और नीचे ये उसकी टेल है। ठीक है जी, और थिन फिलामेंट का किस तरह से होता है? थिन फिलामेंट के अंदर तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक एक्टिन के दो चेन्स होते हैं, ट्रोपोमायोसिन का एक ही चेन होता है, और ट्रोपोनिन के तीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इस तरह से जिस तरह मैंने ड्रा किया हुआ है। ठीक है जी, अब ये पूरा जो तीन तरह की प्रोटीन मिलकर थिन फिलामेंट बनाती हैं वो कैसे होती है कि दरमियान में ये जो ब्लू से मैंने ड्रा कर रखी हैं टू चेन्स, ये किसकी हैं? एक्टिन प्रोटीन की हैं। उसके ऊपर ये जो जा रही है, कोआइल कर रही है, उसके ऊपर दो चेन्स ऑफ एक्टिन के ऊपर, ये किसकी चेन है? ये है ट्रोपोनिन की चेन, ट्रोपोनिन की चेन। अंदर ये किसकी है? एक्टिन की। और ये जो उसके अंदर जो है ग्रीन से तीन जो हैं पॉलीपेप्टाइड, ये क्या है जी? ये हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। अब क्या होता है, ट्रोपोनिन के जो तीन पॉलीपेप्टाइड हैं उनमें से एक जो है वो एक्टिन के साथ अटैच है, ये जो नीचे वाला है, इसका अटैचमेंट किसके साथ होता है? एक्टिन के साथ। जो इससे ऊपर वाला है उससे वो जो है उसका अटैचमेंट ट्रोपोनिन से होता है, जैसे ये देखें ब्लैक ब्लैक लाइन जो है वो उससे गुजर रही है। और ये जो एक खाली बच गया है इस पर कैल्शियम आकर अटैच होते हैं, कैल्शियम आयन आकर क्या होते हैं जी? अटैच होते हैं। अब वो अटैच कब होते हैं? अटैच तब होते हैं जब ब्रिजेस ने बनना होता है। ठीक है जी, कैल्शियम आयन अटैच होंगे तो ब्रिजेस बनती हैं, वरना ब्रिजेस नहीं बनती। ठीक है जी, अब देखिए ब्रिजेस कैसे बनती हैं। जब ये दोनों फिलामेंट, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, आपस में एक दूसरे के ऊपर उन्होंने स्लाइड करना होता है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये ऊपर क्या है जी? थिन फिलामेंट, नीचे थिक फिलामेंट। अब यहाँ पर इसके थिक फिलामेंट के जो ये हेड हैं, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पर ये एक्टिन का ये जो पोर्शन जो है मैंने थिक कर रखा है, ठीक है जी, इसके साथ अटैच होना होता है। ठीक है जी, अटैच होंगे तो तब क्रॉस ब्रिज बनेगा, मगर ये अटैच नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इस जो ये पोर्शन है जो जिसको मैंने थोड़ा सा जो है वो थिक कर रखा है, इसको कहते हैं बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं जी? बाइंडिंग साइट। यानी यहाँ पर आकर जो है वो थिक फिलामेंट के हेड ने अटैच होना है, बाइंड होना है। तो यहाँ पर इसके बाहर ये जो है
ये ट्रोपोनिन की लेयर जा रही है, इस वजह से बाइंडिंग साइट फ्री नहीं है, खाली नहीं है, तो हेड जो है वो अटैच नहीं हो पाते। अब क्या होगा, ज़रूरी है कि यहाँ से ट्रोपोनिन की जो लेयर जा रही है, सॉरी ट्रोपोमायोसिन की, ट्रोपोमायोसिन की जो लेयर जा रही है इसको हटाया जाए। तो हटते ही इस तरह से हैं कि हटेंगे कैसे, यहाँ पर ये जो तीसरा पॉलीपेप्टाइड था ट्रोपोनिन का, इसके साथ अगर कैल्शियम आकर अटैच होंगे तो तब ये जो है यहाँ पर ये जो ट्रोपोमायोसिन की लेयर जा रही है ये हटेगी, जो इसकी बाइंडिंग साइट है वो फ्री होगी, खाली होगी, और उसके साथ ये हेड अटैच होंगे। अब जैसे ही कैल्शियम आयन इसके साथ आकर अटैच होते हैं तो ये जो दो चेन्स हैं, ये वो पूरा थिन फिलामेंट है, ये रोल कर जाता है, राउंड हो जाता है या घूम जाता है। कैसे, बस अब मैं यहाँ से इनकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर समझ लें कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर, ये है बाइंडिंग साइट। क्या है जी, ये बाइंडिंग साइट है, और ये वाली भी बाइंडिंग साइट है, क्योंकि ये दो लेयर हैं किसकी, एक्टिन की। तो यहाँ पर भी ये बाइंडिंग साइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर भी इस चेन की बाइंडिंग साइट नज़र आ रही है। तो ये क्या है जी, ये एक्टिन, दो एक्टिन की चेन्स हैं, इसके अंदर एक के अंदर ये बाइंडिंग साइट है, एक के अंदर ये बाइंडिंग साइट है। अब यहाँ से क्या होना है, यहाँ से एक नीचे से थिक फिलामेंट के हेड ने आकर यहाँ पर अटैच होना है, मगर अटैच नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है जी, ट्रोपोमायोसिन की लेयर आई हुई है। तो होगा क्या, जैसे ही ट्रोपोनिन की ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड के साथ कैल्शियम आकर अटैच होगा तो ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है, ये थिन फिलामेंट राउंड हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ये घूम जाएगा। ठीक है जी। तो इससे अब ये देखें, ट्रोपोमायोसिन जहाँ पर अटैच था वो दूसरी साइड पे आ गया है, जबकि जो दूसरी जो लेयर थी एक्टिन की, उसकी जो बाइंडिंग साइट है वो नीचे आ गई है, और उसके ऊपर कोई ट्रोपोमायोसिन नहीं है, वो खाली है। तो अब यहाँ पर जो है वो थिक फिलामेंट का हेड आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। कैसे, यहाँ पर पहले ऐसे था, यहाँ पर क्या थी, ट्रोपोमायोसिन थी, तो इस वजह से हेड अटैच नहीं हो पाया था। अब ये क्या है जी, जैसे ही कैल्शियम आयन आकर बाइंड हुआ ये घूम गया, घूम होकर ये ऐसे आ गया, दूसरी चेन की जो ये वाली साइड खाली थी, ठीक है जी, अब वो नीचे आ गया और ये खाली है, इसके साथ जो है वो थिक फिलामेंट का हेड आकर अटैच हो जाता है। तो जब ये अटैच हो जाते हैं तो फिर बन जाती है क्रॉस ब्रिज। कैसे बनती है जी, अब यहाँ पर इस फिगर में देखें कि ये राउंड हो गया। अब ये देखें, ये जो तीन पॉलीपेप्टाइड थे वो अब ऊपर थे, जब कैल्शियम आकर अटैच हुआ तो ये नीचे आ गया, ये राउंड हो गया, यानी ये पूरा का पूरा जो थिन फिलामेंट है ये घूम गया है। तो यहाँ पर ये बाइंडिंग साइट, ये वाली जो बाइंडिंग साइट फ्री थी, ये नीचे आ गई है। तो अब क्या होता है, अब ये हमारे पास जो थिक फिलामेंट था, ठीक है जी, जो हमारे पास थिक फिलामेंट था उसका हेड जो है वो यहाँ आकर अटैच हो जाता है। ठीक है जी। तो इससे ये क्या बन जाती हैं जी, क्रॉस ब्रिजेस बन जाती हैं, क्रॉस ब्रिजेस बन जाती हैं। और जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं उससे मूवमेंट होती है, क्रॉस ब्रिजेस जो हैं ऊपर के थिक फिलामेंट को धकेलना शुरू कर देती हैं। कैसे धकेलती हैं ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ये है जी, इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं और उनसे मूवमेंट मिलती है। और क्रॉस ब्रिजेस बनने के लिए जो है कंट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम आयन का आना और उसका ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन की एक पॉलीपेप्टाइड से अटैच होना ज़रूरी है, जबकि रेस्ट के टाइम कोई कैल्शियम आयन नहीं आता और वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच नहीं होता। ठीक है जी। तो ये ब्रिजेस कैसे कंट्रोल होती हैं, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, ये आपने जान लिया। अब देखते हैं कि कैल्शियम आयन जो है वो एक्टिन मायोसिन की कंट्रक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं। कैल्शियम आयन का बड़ा रोल है। ठीक है जी। और ये कैल्शियम आयन आते कहाँ से हैं, कब आते हैं कि ये दोनों लेयर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये जो लेयर हैं, ठीक है जी, ये मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास
मैंने यहाँ पर ये बना रखा था कि ये जो है मायोफिब्रल जो है, इसको हमने कुछ ऐसे जो है वो ड्रा कर रखा है। ठीक है जी, ये किसके अंदर है जी? ये मसल फाइबर के अंदर है। तो मसल फाइबर की स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, ये मसल फाइबर की जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या कहते हैं? सरकोलीमा। ठीक है जी, अब होता क्या है, इस सरकोलीमा के साथ जो है वो एक हमारे नर्व इम्पल्स जो है वो आकर अटैच होती हैं, मोटर न्यूरॉन आकर अटैच होते हैं, और यहाँ पर एक जंक्शन बनता है जिसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मसल के मेम्ब्रेन के साथ जो है वो न्यूरॉन अटैच है, मोटर न्यूरॉन अटैच है। अब होता क्या है, जब मसल ने कंट्रैक्ट करना होता है, पीछे ब्रेन को एक पैगाम जाता है कि मसल के कंट्रैक्शन की ज़रूरत है, तो उस वक्त क्या है, यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन से आती है। ठीक है जी, यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको मसल सेल की जो है, हम मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सर्कोलीमा। ये नीचे इन्वेजिनेट करना शुरू कर देती है, धंसना शुरू कर देती है। ठीक है जी, इस तरह से दोनों साइड से। ठीक है जी, तो अब क्या होता है, ये जो नर्व इम्पल्स है ये यहाँ पर आ जाती है, ये जो ट्यूब सी बन गई है, इस ट्यूब को क्या नाम देते हैं जी? टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पर जब नर्व इम्पल्स आती है तो ये जो टी ट्यूब्यूल की यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है दोनों साइड पे सर्कोलीमा, इसके अंदर वाली साइड पर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। क्या होते हैं जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों साइड पे। ठीक है जी, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम गेट ओपन होते हैं जब यहाँ पर नर्व इम्पल्स पहुँचती है, और यहाँ से कैल्शियम रिलीज हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ से क्या होता है जी? कैल्शियम रिलीज हो जाती है। ठीक है जी, अब ये कैल्शियम जाती है यहाँ पर साइटोसोल, ये जो पूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि ये मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसको हम नाम देते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यहाँ से कैल्शियम आयन चले जाते हैं थिक और थिन फिलामेंट की तरफ। थिन फिलामेंट के साथ ये जाकर अटैच होते हैं। ठीक है, जो उसकी ट्रोपोनिन के साथ। और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ये पूरा जो है थिन फिलामेंट वो जो है वो राउंड हो जाता है, घूम जाता है। उससे क्या आती है? बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, खाली हो जाती है। वहाँ पर थिक फिलामेंट का हेड अटैच हो जाता है और इससे क्रॉस ब्रिज बनते हैं, और क्रॉस ब्रिज जो होते हैं वो आगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह जो है वो एक्टिन और मायोसिन के ज़रिए जो है वो कंट्रैक्शन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद ये जो सारा काम हो रहा है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिलामेंट की स्लाइडिंग हो रही है, इसकी एनर्जी भी चाहिए। ठीक है जी, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी कब चाहिए होती है? एनर्जी तब चाहिए होती है जब ये हेड अटैच होते हैं। ये हेड जो अटैच होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं, तो तब उसके लिए एनर्जी भी चाहिए होती है। और एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी। एटीपी से आती है। एटीपी क्या होते हैं जी? एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, उससे एक फास्फेट रिलीज होता है और एक एडीपी मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है जी, फास्फेट आप लोगों को पता है कि जैसे ही एटीपी ब्रेक डाउन होती है, फास्फेट निकलता है, तो फास्फेट के निकलने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो निकलती है। वही अब एनर्जी जो होती है एटीपी की जो ब्रेकडाउन से निकलती है, तो वो एनर्जी यहाँ पर इसकी अटैचमेंट के लिए, इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए जो है वो यूज़ होती है। ठीक है जी, एक तो एटीपी से एनर्जी आती है। क्या होता है जी? एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है, उससे फास्फेट निकलता है और एडीपी का मॉलिक्यूल बनता है।
और उससे क्या है जी, एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ होती है। अब जब अटैच होना है यहाँ पर हेड ने, ठीक है ना, बाइंडिंग साइड के साथ, तब भी एटीपी यूज़ होती है। और जब दोबारा से डी अटैच होना है, यानी वापस आना है, मसल ने कंट्रैक्ट करना छोड़ना है या रिलैक्स होना है, तो तब भी डी अटैच होने के लिए भी एटीपी ज़रूरी होती है। यानी अटैचमेंट के लिए भी एटीपी और वापस डी अटैचमेंट के लिए भी एटीपी इस्तेमाल होती है। उसके बाद क्रिएटिन फास्फेट, जब बहुत ज़्यादा मोर एनर्जी रिक्वायर होती है, मोर एनर्जी रिक्वायर, तब बॉडी के अंदर एक क्रिएटिन फास्फेट है, उससे एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। और क्या होता है, ये हमारी बॉडी को क्या होता है, दो तरह की कंडीशन फेस करना पड़ती हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके अंदर होती हैं। एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों को पता है रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के बॉन्ड टूटते हैं और उससे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, जिसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है मसल के अंदर। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी कब होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर कर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, मगर एनारोबिक में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है जी। मसला मैं चलो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आ जाए उसके लिए बना देता हूँ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने टूटना होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटे और उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है वाटर और प्लस एनर्जी जिसको एटीपी की शक्ल में स्टोर कर लिया जाता है, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कराता है। और चूंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मगर जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं होती, कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त बहुत जल्दी कंट्रैक्शन हो रही होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं होती कि वो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़े, ठीक है जी, रेस्पिरेशन हो। तो उस वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन जो होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं। और जब बगैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटते हैं तो ये चीज़ें नहीं बनती, तब बनता है जी लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी भी रिलीज होती है। मगर इसका एक नुकसान है, ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये मसल के अंदर जमा शुरू हो जाना होता रहता है और उससे मसल फटीक होती है, मसल फटीक, यानी कि मसल में थकावट, दर्द होता है। ठीक है जी। तो ये है जी आपका कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। ये पूरा जो है सेकेंड ईयर क्लास का जो टॉपिक है वो आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मसल फटीक के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है जी। और ये भी जानेंगे कि एक्सरसाइज का हमारी मसल के ऊपर क्या रोल है या क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।